35 करोड़ चुकाओ नहीं तो हम आपके शेयर्स बेच देंगे। स्टॉक मार्केट का सबसे खतरनाक फ्रॉड पता क्या होता है? ऐसा फ्रॉड जिसका एहसास तब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। अब इमेजिन करो कि आप 4 साल तक सोचते रहो कि आपका अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है, आपकी इमेजिनेशन है, आपका ब्रोकर आपके पोर्टफोलियो का ख्याल रख रहा है, लेकिन एक्चुअल एक शाम आपको कोई ऐसा कॉल आता है जहां कहा जाता है ब्रोकर की तरफ से कि जब तक आप इतना पैसा नहीं देते तब तक हम आपके शेयर्स बेच देंगे, जितना भी पोर्टफोलियो है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये जो केस हुआ है ये एक 72 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी जो कि उनके पिता द्वारा दिए गए एक पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे 35-40 साल से। उन्होंने एक डीमैट अकाउंट खोला जैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान खोलता है, जैसे कि आप खोलते हैं, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि आगे चल के यही ब्रोकर इनके ही अकाउंट में, इनके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर पड़े हैं उनको खत्म कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्रोकर का नाम है ग्लोब कैपिटल, जिसके साथ एलिजिडली ये अकाउंट 4 साल तक चलता रहा। ये कहानी प्रॉफिट के सपनों से शुरू हुई और खत्म होती है उस एक कॉल पे। ये 35 करोड़ का नुकसान एफएनओ ट्रेडिंग में हुआ या करवाया गया। अपेरेंटली इस बुजुर्ग कपल को गाइडेड ट्रेनर दिए गए, कहा गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ क्यों किया गया इसके बारे में बात करेंगे। इस केस की शिकायत 2023 में सेबी में भी की गई थी, लेकिन शायद इस बुजुर्ग कपल को पूरी प्रोसेस का पता नहीं था। उस समय केस आगे नहीं जा पाया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आगे नहीं जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, किस तरह के ब्रोकर ऐसे काम और करते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ब्रोकर आपके अकाउंट के साथ ऐसा नहीं कर रहा। ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। बात 2025 में कर रहे हैं, केस 2020 से 2025 के बीच में हुआ है, लेकिन कहानी शुरू एक्चुअली होती है 1984 से। इस वीडियो में विल कवर एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। भरत हरचंद शाह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उम्र इनकी 72 साल। मुंबई के रहने वाले इस बुजुर्ग के पिता की डेथ 1984 में हुई। इनके पिता इनके और इनकी वाइफ के लिए एक पोर्टफोलियो छोड़ गए। 36 साल तक, रिमेंबर दैट, 36 इयर्स इस बुजुर्ग कपल ने अपने इस पोर्टफोलियो को छुआ तक नहीं। इस पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स थे उनकी वैल्यूएशन पिछले कुछ सालों में करीब 35 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। भरत शाह जी को शायद ट्रेडिंग नहीं करनी थी, उनकी वाइफ भी कोई एक्टिव ट्रेडर नहीं थी। इतने साल उस पोर्टफोलियो या अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं हुआ। इतना पेशेंस आजकल वैसे किसी में होता नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी जरूरी है कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कपल का मुंबई में एक कैंसर पेशेंट्स के लिए गेस्ट हाउस भी है। मतलब ये लोग डेली दिमाग, मार्केट्स, चार्ट्स यहाँ पे नहीं, पेशेंट्स के बिल, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिलीज पे लगाते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2020 के आसपास भरत शाह जी के एक दोस्त उनमें कुछ ऐसा कहते हैं कि ग्लोब कैपिटल मार्केट नाम का एक ब्रोकर है, उनका एनएससी का रजिस्टर्ड लाइसेंस है, रेप्यूटेड नाम है, ये आपको शेयर्स ट्रांसफर कर देने चाहिए उनके पास, और ये आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर देंगे और आपको डीमेट अकाउंट या शेयर्स के बारे में या मार्केट के बारे में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो संभाल लेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब कुछ कर देंगे। यहाँ पे ग्लोब कैपिटल सामने आता है, पिक्चर में आता है, वो कॉन्टेक्स्ट में आता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो शेयर्स का एक्सेस आ जाता है जो कि भरत शाह जी के पोर्टफोलियो में आज की तारीख तक पड़े थे। अब ग्लोब कैपिटल क्या करता है? ग्लोब कैपिटल इस हस्बैंड वाइफ का 2 अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलता है। 1984 से संभाले हुए शेयर ग्लोब कैपिटल की डीमैट प्रोसेस में आज की तारीख में चले गए। ब्रोकर की तरफ से 2 रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम कह लीजिए, इस डीमैट अकाउंट के लिए अलाइन किए जाते हैं। उनके नाम क्या है? अक्षय बरिया, करण सिरोया, जो कि एज पर रिपोर्ट्स इनके पर्सनल गाइड्स बन के सामने आते हैं। पहले ये लोग फोन पे बात करते हैं, फिर इन दोनों का कुछ दिनों में भरत शाह जी के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। अभी आरएम घर आते, अपना लैपटॉप खोलते, रिसर्च लेके आते और हस्बैंड वाइफ से एलिजिबली कहते कि सर या मैम ओटीपी बता दीजिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आपका अकाउंट चेक करना है, वैलिडेट करना है और उसके हिसाब से हम आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि ओटीपी तभी तक फॉर्मेलिटी होता है अगर क्लाइंट खुद अपनी समझ के साथ ट्रेड ऑथराइज करता है, उसको पता होता है कि उसका अकाउंट में क्या चल रहा है। अदरवाइज यही ओटीपी कंफर्मेशन एक फॉर्मेलिटी से फ्रॉड का रूप ले लेता है, जो कि शायद इस केस में हुआ। और यहाँ सीधा एक सेबी का रेगुलेटरी सवाल भी खड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग का, जहां ये बताया गया है कि कोई भी ब्रोकर अगर क्लाइंट के बिहाफ पे मार्केट में ट्रेड बेस करता है तो उसे क्लाइंट के लिए एक प्री ट्रेड कंफर्मेशन लेना जरूरी है। दूसरी बात, अब इस ट्रेड का रिसर्च जो कि इनके घर में आके होती थी, वो रिसर्च ब्रोकर ने किया। ट्रेड का ओरिजिनेशन की ये ट्रेड लेना है, वो भी ब्रोकर की तरफ से हो रहा है। ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी ब्रोकर बता रहा है। तो भरत शाह जी के अकाउंट से ये ट्रेड होना चाहिए, इसका फैसला भी वही रिलेशनशिप मैनेजर कर रहा है। क्यों? क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं ट्रेड करवाना चाहता हूं तो लीगली उनकी तरफ से ये बात निकलनी चाहिए। इसको कहते हैं ट्रेड ओरिजिनेशन।
ट्रेड ओरिजिनेशन क्लाइंट देता है, एग्जीक्यूशन का काम ब्रोकर का होता है। लेकिन इन तरह के केसेस में सारा काम ब्रोकर खुद करता है, क्लाइंट इंस्ट्रक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इस केस में एफआईआर हुई है, वो क्या कहती है? मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्च 2020 से जून 2024 तक जो पैटर्न दिखाई देता है वो रफली कुछ ये कहता है। सबसे पहले अकाउंट में ज्यादातर एफओ ट्रेडिंग हुआ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होते थे, बड़ा बड़ा टर्नओवर क्रिएट किया जाता था। दूसरा, एलिजिबली काफी ट्रेड्स एक ही काउंटर पार्टी के साथ बार बार किए गए। इसको सर्कुलर ट्रेडिंग पैटर्न कहा जाता है, जहां पे ट्रेडिंग का पर्पस प्रॉफिट होता ही नहीं है, टर्नओवर क्रिएट करना होता है, ब्रोकरेज चर्निंग होता है। और इस केस में, इन तरह के केसेस में भी ब्रोकरेज चर्निंग से ब्रोकर का रेवेन्यू और रिलेशनशिप मैनेजर का इंसेंटिव एक्चुअल मोटिव होता है। और तीसरा, इस एफआईआर में लिखा गया है कि हर साल पिछले 4 साल से 2020 से 24 तक इस बुजुर्ग कपल को प्रॉफिट दिखाने वाले स्टेटमेंट दिए गए। कुछ रिपोर्ट्स में तो 18% रिटर्न तक का क्लेम किया गया, बट जब बाद में एक्चुअल डिटेल स्टेटमेंट देखी, जब रियल डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता लगा कि सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब यहाँ सेबी के कुछ रेगुलेशंस डायरेक्टली हिट होते हैं। सबसे पहला, एफ&ओ रिस्क डिस्क्लोजर। देखो यार, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए सेबी और एक्सचेंज के रिस्क डिस्क्लोजर रूल बड़े क्लियर हैं कि ब्रोकर इसके बिना किसी को काम करवा ही नहीं सकता। क्लाइंट को डेरिवेटिव के रिस्क के बारे में रिटन एक्नॉलेजमेंट देना होता है, मतलब ब्रोकर की तरफ से कागज आएगा, क्लाइंट लिख के देगा कि हाँ आई अंडरस्टैंड द रिस्क। फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी, ब्रोकर की तरफ से कॉल जाएगा कि ये वाला ट्रेड में इतना रिस्क है, आप लेना चाहते हैं या नहीं। इस तरह की एक्नॉलेजमेंट्स मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या इस बुजुर्ग कपल से प्रॉपर एफ&ओ का रिस्क डिस्क्लोजर साइन करवाया गया? अब सेबी की डॉक्यूमेंटेशन इन तरह के केसेस के लिए बहुत टाइट है, जैसे कि एनएससी का एफ&ओ रेगुलेशंस डॉक्यूमेंट का सेक्शन 4.3.3 जो कहता है कि ट्रेडिंग मेंबर मतलब ब्रोकर के एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के बारे में, जहाँ पे एफ&ओ सेगमेंट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन मिलनी मैंडेटरी है। और यही नहीं, सेबी स्टॉक ब्रोकर 1992 एक्ट उठाकर भी देखोगे तो सेबी ने वहां भी काफी कुछ लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जहां पे बहुत सी जिम्मेवारियां बांधी गई हैं। नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर ब्रोकर यहाँ पे क्लाइंट की प्री ट्रेड कंफर्मेशन कॉल दिखा भी देता है। इन कॉल्स में क्लाइंट की तरफ से इन ट्रेड्स को लेने के लिए हाँ की कंफर्मेशन शायद होगी भी, लेकिन उसका जवाब क्या है? अगर ऐसा कुछ ब्रोकर दिखा देता है कि प्री ट्रेड कंफर्मेशन है, लेकिन जवाब वहां पे भी है। इन तरह की मैनिपुलेशंस में सीनियर सिटीजन्स को अनऑफिशियल नंबर से कॉल किया जाता है, मतलब वहां पे कहेंगे कि मैं आपको अभी दोबारा ऑफिशियल नंबर से कॉल करूंगा, वहां पे आपको मेरी ट्रेड पे हाँ बोलना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे ब्रोकर की तरफ से, सेबी की तरफ से कुछ रेगुलेशंस है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये फॉर्मेलिटीज होती है। आप जो मैं कह रहा हूं मेरे पे विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो करिए। अब आई एम सेइंग ऑल दिस, हाउ कैन दिस बी कंफर्म कि इस केस में भी इस तरह की मैनिपुलेशन हुई होगी? इसका जवाब भी सिंपल है। सेबी की रेगुलेशन कहती है कि हर मार्केट पार्टिसिपेंट को अपने हर इंटरेक्शन को 5 साल तक के लिए संभाल के रखना पड़ता है। ये रूल है और मैं मान के चल रहा हूं कि इस रूल को ग्लोब कैपिटल ने भी माना होगा। तो उन्होंने सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो भी इस बुजुर्ग कपल के साथ हुई है उनको रिकॉर्ड करके रखा होगा। उन कॉल्स को सुना जाए और चेक किया जाए कि इन कॉल्स में क्लाइंट्स हाँ या ना एज इट इज की गई है। इन ट्रेड्स का कॉन्ट्रैक्ट नोट भी चेक किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि ये ट्रेड्स का टाइम स्टैम्प क्या है, कब लिए गए थे ये ट्रेड, और साथ में उन कॉल्स का टाइम स्टैम्प भी देखा जाना चाहिए कि वो कॉल्स कब हुए थे। सो बेसिकली इन तरह के केसेस में जो सामने से दिख रहा है उस पर एज इट इज विश्वास न करके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था उस पर फोकस करना जरूरी होता है। अब इस केस से मुझे याद आता है पिछले साल का डील मनी कमोडिटीज का केस, जहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही एक बुजुर्ग कपल के साथ 41 लाख का लॉस करवाया गया था। उस केस में भी ब्रोकर के आरएम ने एफ&ओ में ट्रेडिंग करवा के ब्रोकरेज जनरेट की थी। उस केस को आर्बिट्रेशन तक लेके जाया गया था और उसमें सेबी के इस प्रोसेस में ही इस बुजुर्ग कपल को पूरा का पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस मिला था। अब आप लोगों के जहन में भी सवाल आ सकता है कि ऐसे किस तरह के ब्रोकर पे कैसे विश्वास करें कि उनका अकाउंट सेफ है या नहीं। सवाल जायज है, जवाब रिसर्च के हिसाब से नंबर्स को देखकर आपके लिए तैयार है। ये आपके सामने डेटा है पिछले 3 साल का, जहां पे एनएससी पे शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं ब्रोकर्स के खिलाफ। पिछले 3 सालों में इन 5 ब्रोकर्स के खिलाफ जितनी भी शिकायतें हुई हैं, टाइप 4 की परसेंटेज, कंप्लेंट परसेंटेज इन ब्रोकर्स के लिए हाईएस्ट है। जैसे कि नंबर 5 पे है आनंद राठी, फिर आता है मोतीलाल ओसवाल, चॉइस ब्रोकिंग, एसएमसी, और इस केस में जिस ब्रोकर का नाम आया है ग्लोब कैपिटल, पिछले 3 साल में एवरेज के हिसाब से नंबर 1 स्पॉट पे। ज्यादातर केसेस जो भी शिकायतें ग्लोब कैपिटल के खिलाफ होती है, ऑन एन एवरेज इन द होल इंडस्ट्री
ग्लोब कैपिटल पे सबसे ज्यादा होती है। दैट टेल्स यू कि कौन से ब्रोकर पे एक्चुअली विश्वास करना है, नंबर्स के बेस पे और किस पे नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस एफआईआर में एक बात हुई है, रॉन्गफुल हाइपोथेटिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिंपल हिंदी में इसका मतलब यह है कि उनके शेयर्स को गिरवी रख दिया गया ताकि उनके शेयर्स के बिना पे ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सके। पर सवाल यह है कि क्या उस बुजुर्ग कपल को पता था? वैसे जिस हिसाब से कहानी चल रही है चांसेस कम ही लग रहे हैं। नॉर्मल लीगल सिनेरियो क्या होता है अभी थोड़ा समझ लो, ये भी समझ लो, टेक्निकल बातें हैं लेकिन काम आएंगी। आप ब्रोकर को नॉर्मली प्रोसेस में क्या करते हो, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे ये शेयर्स हैं, प्लेज कर दो ताकि मेरे को मार्जिन मिल सके। इसके लिए आप डीमेट अकाउंट का टी पिन, इसको ओटीपी समझ लो, उसको लॉगिन के टाइम पे प्रोवाइड करते हो। इसके लिए आपको ईमेल भी आती है, आपको स्टेटमेंट पे दिखाई देता है कि कौन से शेयर प्लेज हुए हैं, कितना आपको मार्जिन मिला है। एफआईआर जो की गई है इस केस में, उसमें एलिगेशन ये है कि ग्लोब कैपिटल ने इनके शेयर्स का रॉन्ग हाइपोथेटिकेशन किया, गलत तरीके से किया, उन्हीं को बेस बनाकर अग्रेसिव एफ&ओ ट्रेडिंग की गई, उसकी पोजीशन बनाई गई और क्लाइंट को ये फैक्ट 4 साल तक कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। और अगर यहाँ पे ग्लोब कैपिटल की तरफ से वायलेशन हुई है तो ये छोटा मोटा केस नहीं बनेगा, ये बनेगा PFUTP का, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। और एक नहीं, दो नहीं, तीन धाराओं का वायलेशन है। 4.2.8 जो कहती है कि अगर आप मार्केट को गलत तरीके से पेश करते हो किसी क्लाइंट के सामने अपने फायदे के लिए तो ये एक फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है। 4.2.M अगर एक मार्केट पार्टिसिपेंट, जो कि इस केस में ग्लोब कैपिटल है, इस तरह की ट्रांजैक्शन करता है क्लाइंट के बिहाफ पे बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसकी इंस्ट्रक्शन के, ताकि उनके शेयर्स को डाइवर्ट किया जा सके, उससे पैसा निकाला जा सके, उससे बिजनेस बनाया जा सके, तो दैट ऑल्सो बिकम्स ए वायलेशन। 4.2.0 और ये काफी जगह लगती है, इस केस में भी लग सकती है, जहां पे अगर किसी मार्केट पार्टिसिपेंट ने, मतलब इस केस में ब्रोकर ने, IARA कोई भी हो सकता है, अपनी ब्रोकरेज, अपनी कमीशन, अपनी इनकम के लिए कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसी क्लाइंट का फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस के थ्रू, इंड्यूसमेंट के थ्रू नुकसान होता है, तो उस केस में भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस लगेगी। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द वायलेशंस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस एक कॉल के ऊपर जिसने सारी कहानी बना दी। लगभग 4 साल तक भरत जी को समरी स्टेटमेंट मिलती रही, पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और नेचुरली उनको लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर एक दिन सडनली ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम RMS डिपार्टमेंट की तरफ से फोन आता है। RMS वालों का काम ये होता है कि अगर ट्रेडिंग में लॉस चल रहे हैं, मार्जिन से ज्यादा आपका लॉस बढ़ गया है, तो क्लाइंट को वार्निंग ईमेल जाती है, फोन कॉल जाता है कि आप अपना पैसा बढ़ाओ, अकाउंट में पैसा डालो, नहीं तो आपकी जो रनिंग पोजीशन है उनको काट दिया जाएगा। दिस इज देयर जॉब। तो अपने इस जॉब के चक्कर में जब भरत शाह जी को कॉल आता है तो उनकी दुनिया पलट जाती है। एलिजिडली RMS की तरफ से उनको एक लाइन बोली जाती है। क्या है वो लाइन? सर, आपका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है लगभग 35 करोड़ रुपए का, और अगर आपने अमाउंट क्लियर नहीं किया तो हम आपकी वाइफ के जो भी होल्डिंग्स बची हैं उनको बेच देंगे। इमेजिन करो, ऐसा कोई कॉल आपको आए जो कि आपकी टोटल नेटवर्थ के बारे में जीरो करने की बात करे, ऑलमोस्ट जीरो करने की बात करे, तो आपको कैसा फील होगा। और ये वो सारा पैसा था जो 36 साल तक संभाल के रखा हुआ था, टच नहीं किया गया था, एज इट इज उसकी होल्डिंग को बिना लालच के अपनी लाइफ की तरफ फोकस करते हुए, बिना ये सोचे कि बहुत सारा पैसा कमाना है, वो संभाल के रखा हुआ। ऐसा कुछ किसी के साथ भी हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्रोकर ऐसे कैसे शेयर बेच सकता है? ये प्रॉपरली लीगल है। शेयर्स को अगर प्लेज किया गया है और ब्रोकर ने एक्चुअली प्लेजिंग करवा के वेरिफिकेशन ली है क्लाइंट से, तो मार्जिन शॉर्टफॉल के टाइम पे प्लेज शेयर को मार्केट में, मार्केट प्राइस पे, जितने प्राइस बिकते हैं उस पे बेच के ब्रोकर अपना पैसा निकाल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स कंडीशन ये है, सिंपल कंडीशन ये है कि ब्रोकर की तरफ से कोई मैनिपुलेशन ना हुई हो, एक्चुअल वेरिफिकेशन हुई हो। इस केस में इतनी लेयर्स हैं जो कि बहुत सारी सेबी की रेगुलेशंस को निचोड़ देती हैं। एक और लेयर है जो कि एंटायर केस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह मेंशन किया गया है कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ग्लोब कैपिटल को इन अकाउंट्स, इस बुजुर्ग कपल के अकाउंट्स के बारे में मल्टीपल नोटिस भेजे थे। यानी एक्सचेंज साइड को भी ट्रेडिंग पैटर्न में कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीब नजर आ रहा था। और FIR में लिखा है कि इन NSE के नोटिस का रिप्लाई ब्रोकर ने किया है, क्लाइंट के नाम से किया है, बिना क्लाइंट को बताए, बिना उसकी अप्रूवल के, क्योंकि भरत शाह जी को कहना है कि आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस NSE अप्रूवल्स और दीज काइंड ऑफ नोटिसेस। उन्होंने अपने हाथ धो लिए हैं इन चीज से। मतलब बात ग्लोब कैपिटल पे आके रुक जाती है। अगर ये पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने पर सच्चा साबित होता है तो प्रॉब्लम सिर्फ अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग की या PFUTP की रह ही नहीं जाती है, ये तो एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये तो कि यहाँ पे तो सिर्फ अब RM इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्रोकिंग सिस्टम ही
ग्लोब कैपिटल का जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि एक्सचेंज की कम्युनिकेशन तो आरएम लेवल पे नहीं होती। एक्सचेंज समझता रहा कि क्लाइंट को सब पता है, बिकॉज रिस्पॉन्स क्लाइंट की तरफ से अपेरेंटली आ रहे थे। क्लाइंट समझता रहा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उनको हर साल प्रॉफिटेबल पीडीएफ आ रहे हैं, उनको लग रहा था कि मेरा अकाउंट बहुत अच्छे से संभाला जा रहा है, मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया ब्रोकर बताया। और फाइनली आते हैं स्कोर्स की उस शिकायत की तरफ जो कि इस केस में पूरी तरह से कंप्लीटली सेबी तक नहीं पहुंचाई गई। ये स्क्रीनशॉट न्यूज एजेंसी ने हाईलाइट करके बताया है कि ये शिकायत सेबी पे की गई, सेबी ने इस केस को डिस्पोज कर दिया और उसकी वजह से सेबी इसका जवाब नहीं दे पाया। दिस इज अ लैप्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। डिस्पोज का मतलब ये नहीं होता है कि सेबी ने डिसाइड कर दिया कि ब्रोकर 100% सही है और क्लाइंट गलत। सेबी के मास्टर सर्कुलर के हिसाब से अगर आप स्कोर्स के रिप्लाई से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास 6 महीने का क्लियर कट टाइमलाइन होता है स्मार्ट ओडीआर में आगे की कम्युनिकेशन बढ़ाने का। आपका केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इस पुराने डील मनी कमोडिटीज के केस के ऊपर हमने पिछले साल एक वीडियो भी किया था, पूरे केस को एक्सप्लेन किया था, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वैसे ये 6 महीने का टाइमलाइन आर्बिट्रेटर चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब आपसे, इस वीडियो को देखने वाले आप सब लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, आप में से कितने लोगों को पता है कि सेबी का एक स्कोर्स पोर्टल है, दूसरा एक्सचेंजेस का स्मार्ट ओडीआर पोर्टल है। इनके ऊपर वीडियोस हम कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये पोर्टल किस तरह से काम करते हैं। कितने लोगों को पता है कि कंप्लेंट स्कोर्स पे जाने के बाद आपको लगता है कि बाकी के काम सेबी खुद देख लेगा। कितने लोगों ने कभी अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट, लेजर या एक्सपोजर स्टेटमेंट प्रॉपरली क्रॉस चेक किया है जो पीडीएफ के रूप में आता है। आर्बिट्रेशन, एक्सचेंज, काउंसलिंग, स्मार्ट ओडीआर, ये किन चिड़िया के नाम है, इसके बारे में क्या सुना है? This kind of knowledge is important for every retail trader। अब इस केस में, इस 72 साल के बुजुर्ग कपल के केस में, जहां पे भरत शाह जी ने अपना 35 करोड़ रुपया खोया है जो कि उनके पिता ने उनको कितने सालों पहले दिया था, उस केस में आगे चल के क्या होगा? आज की तारीख में ये केस पुलिस देख रही है, EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन्वॉल्व हो गया है। मोस्ट लाइकली ये केस, मैं भरत शाह जी को भी कहना चाहूंगा, मोस्ट लाइकली ये केस सेबी के स्मार्ट ओडीआर में भी लेके जाना चाहिए। अगर नहीं लेके जाया गया है तो इस केस में देयर आर ह्यूज चांसेस फ्रॉम अ रिटेल ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू कि केस जीता जा सकता है। सेबी के शिकायत करने के अलग अलग पोर्टल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इस डिजिटल ब्लॉगर चैनल पे हम यही सब कुछ बार बार बताते हैं ताकि स्कैम नाम की चीज हो ही ना सके, और अगर हो जाती है तो asimjuneja.in फ्रॉड फ्री के जरिए आप ये सब कुछ डील कैसे करें उसके बारे में हमारी टीम आपके साथ काम करती है। बट द पॉइंट हियर इज सिंपल, अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस। मार्केट में पैसा बनाने के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कल को पैसा चला जाता है तो किस तरह से उसको डील करना है या पैसा चला ना जाए, उन तरह की बातों को समझना सिर्फ डिजिटल ब्लॉगर पे आता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, यहां तक पहुंचे हैं, दिस शोज दैट यू आर सीरियस। इन तरह के वीडियोस को देखिए, अपने एटलीस्ट उस दोस्त को शेयर कीजिए जो कि एक सीरियस ट्रेडर है, ताकि उसको भी समझ में आए कि ये कितना जरूरी है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।